नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था, ये पूरा जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मौलिक अधिकार। ठीक है। और अभी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है। तो संविधान के चौथे भाग में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंतर्गत कौन से देश से लिया गया है। तो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड जो एक देश है, उसी देश के संविधान में ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन था, तो उन्हीं देश से ये प्रेरणा लेके अपने संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो आपको ये पॉइंट दोनों ही ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसका मतलब मेन मूल मतलब क्या है, अंदर की भावना क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में इसको जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वही बस आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि इनको याद करना है, तो उसको आप ध्यान से सुनते चलो। ठीक है। चलिए, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बस यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग इसको बस पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी यह भाग में इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व शासन के लिए आधारभूत है। समझ में कुछ नहीं आया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसको समझना भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो। भारत के संविधान में कल्याणकारी समाज की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको थोड़ा सा हल्का सा समझने की जरूरत है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मुख्य जो बात की गई है ना, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्पना है। इसमें मतलब कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। इसका जो मूल उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के अंतर्गत इंक्लूड करने का। तो इसका मूल मंत्र ये है, मूल उद्देश्य ये है कि समाज और हमारा जो समाज है उसके अंतर्गत ज़्यादा भेदभाव ना पैदा हो, और उसमें जो है प्रजातंत्र है, जो अपना आर्थिक प्रजातंत्र, उसमें सब कुछ मतलब सबको साथ में लेके चलना है। जो अगर अति पिछड़े लोग हैं तो उनको भी साथ में मेन धारा के साथ जोड़ के चलाना का मतलब मुख्य उद्देश्य है इसका। अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ उनके जो सिद्धांत हैं, तो क्या क्या मूल है उसका अंतर्गत क्या भावना छुपी हुई है, ये सब अंदर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो क्लियर होते चलेगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो बस आपको 5 से 6 पॉइंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट मैंने बता दिए हैं और 4-5 पॉइंट आगे मिलने वाले हैं, तो बस इतना ही आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। बाकी आपको इसको समझना है। तो क्या बोला मैंने, यानी समाज और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को तत्वों को शामिल किया गया है। ये पॉइंट ये पढ़ लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी सुन लो इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र जो ये आया था 1935 के अंतर्गत, उसमें जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यानी कि जो 1935 में ये अनुदेश प्रपत्र प्राप्त हुआ था, भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935 के अंतर्गत, तो जो उसमें बातें लिखी गई थी वही सेम टू सेम आपको इसमें लागू की गई हैं। यह प्रपत्र 1935 में अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को जारी किया जाता था। ये जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इसी के थ्रू ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी लागू किया जाता है। ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। हम लोग आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको उनको समझना है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न हैं। कौन कौन से भैया, यहाँ देखो, मैंने पहले यहाँ पे देखिए लिखा है 36 से 51 तक, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 38 से, जो इंपॉर्टेंट है। तो 38 में, आर्टिकल 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए मेन उद्देश्य इसका जो है लोक कल्याण ही है। लोक कल्याण, और यहाँ पे सर क्या बातें हैं, आर्थिक प्रजातंत्र और मतलब सामाजिक भावना जो है, जब सबके ऊंच नीच का जो भाव है, सबको बराबर करने के उद्देश्य से ही ये नीति निर्देशक सिद्धांत लाए गए हैं। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। मतलब जो समझ रहे होंगे, ये तो हिंदी में ही लिखा है, तो इसको ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, अनुच्छेद
39A यानी कि अनुच्छेद 39 क में क्या है, इसमें समान न्याय यानी सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता मतलब यदि आपके पास मान लीजिए कि वकील नहीं है, आप वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट वकील की, लेकिन आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो आपको गवर्नमेंट जो है वहाँ पे विधिक सहायता प्रोवाइड करेगी, यानी कि वकील आपको सरकारी वकील दिया जाएगा अपने अपने मतलब प्रतिरक्षा करने के लिए न्यायालय में। तो ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39 क के अंतर्गत है। तो आपको बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39 के अंदर है। और अनुच्छेद 39 ख में क्या है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, यानी सर्वोत्तम उपयोग हो सके। जो सार्वजनिक संपत्ति होती है यानी कि जो गवर्नमेंट की संपत्ति होती है उसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही तरीके से उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, अच्छे तरीके से उसका उपयोग किया जा सके। तो ये जो है अनुच्छेद 39 के ख भाग में है, ठीक है। और अनुच्छेद 39 के ग में क्या है, धन का समान वितरण, यानी धन का सभी लोगों के पास समान वितरण किया जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होना चाहिए देश के अंतर्गत, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और मोस्ट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है, आर्टिकल 39 के अंतर्गत आर्टिकल 40 किस चीज़ से संबंधित है, ग्राम पंचायतों का संगठन या ग्राम पंचायतों का गठन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 40, ठीक है। अब इसको ट्रिक्स ट्रिक्स के पीछे तो आप ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रिक्स से आप सब चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 30 का मैंने 40 का अलग से ट्रिक बता दिया, 39 का अलग ट्रिक बता दिया, तो उससे अच्छा है कि आप आर्टिकल 40, ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ट्रिक से याद ना करें, इसको डायरेक्टली याद करिए। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता को पाने का अधिकार, ये चीज़ें जो हैं आर्टिकल 41 के अंतर्गत हैं। यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, 15 अगस्त सन 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसका मतलब जो है कि ये जो आर्टिकल 41 है इसमें मेन इसका उद्देश्य है कि गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। वो जो यहाँ पे कुछ इसके अंतर्गत जो है इस तरह के क्या बोलते हैं अपन, देखो यहाँ पे जस्ट वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं हैं लोगों के कल्याण के लिए, इस तरह से 5 योजनाएं चलाई गई हैं जो कि आर्टिकल 41 के अंतर्गत ही चलाई गई हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं उनको लिए सेवा प्रदान करना, तो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो निःशक्त विधवाएं हैं उनको भी पेंशन दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये सब जो योजनाएं हैं इस प्रकार की लोक कल्याण की, ये सब आर्टिकल 31 के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। तो ये पॉइंट आपको बस हल्का फुल्का याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है मैं आपको बताऊँगा आगे। अनुच्छेद 42 काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि काम करने की स्वतंत्रता, सीधा से ये है काम करने की स्वतंत्रता। और न्याय संगत होगा मतलब कोई भी कार्य जो आप करेंगे तो उसका जो है आर्टिकल 42 से है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। और आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, जो छोटे गरीब जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहन करना, उनको मतलब क्या बोलते हैं अपन, कुछ भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करना ताकि वो अपने कार्य को और भी ज़्यादा करें। ये सब जो उनको प्रोत्साहन वगैरह दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कुछ अलग से, तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि एक होता है क्या बोलते हैं अपन, तेंदूपत्ता के कर्म जो लोग होते हैं, तेंदूपत्ता जो तोड़ते हैं उनके लिए अलग से पेंशन दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो अपने कार्य को करते रहें। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये जो है अभी वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में ही लागू है, इसको जो है पूरे देश में अंतर्गत लागू करने के लिए भी बात चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये जो है आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। यहाँ पे देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये है आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 40, ठीक है, ये आर्टिकल 40। इसके अलावा यहाँ से मतलब मेनली क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है भाग 4 के अंतर्गत
नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार क्विक रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से सुनो। और काफ़ी छोटा ही वीडियो बनाएंगे इसको अपन, ठीक है। देखो, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं हालांकि एक बार। देखो, अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ हैं, तो उनके लिए जो है शिक्षा संबंधी प्रावधान और भी जो भी जहाँ से सेवा हो पाएगी वो किया जाएगा। अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषाहार स्तर, यानी कि जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और लोगों को पोषण प्रोवाइड कराया जाता है, जिनका जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। ये सब जो प्रावधान है ये आर्टिकल 47, यानी कि ये सब आप बस इतना समझो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब यही मूल उद्देश्य है कि लोक निर्माण, लोक सहायता, लोक सुधार, इस तरह की चीज़ों पर फोकस करना मेनली। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48 क के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का रक्षा। तो ये अब पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 48 क के अंतर्गत है वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से चीज़ें बातें लिखी गई हैं। तो ये जो है आर्टिकल 48 क है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जो पुराने स्मारक हैं उनको, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनको स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि उन जगहों को संरक्षित किया जाएगा, उन सब की देखभाल करी जाएगी ताकि वो नष्ट ना हो जाए। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आर्टिकल 50 और 51, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाल ही में अभी एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत शायद ये क्वेश्चन आया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि अलग अलग उनके मतलब शक्तियों का विभाजन, और उनको उनको मतलब कौन से कार्य कार्यपालिका करेगी, कौन कौन से कार्य न्यायपालिका करेगी, इन सब शक्तियों का जो विभाजन है, अलग अलग चीज़ें इनकी जो है विभाजन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है। तो ये आर्टिकल 50 के अंतर्गत किया है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा के याद करना है। इसका मतलब कार्यपालिका क्या मतलब होता है, न्यायपालिका क्या मतलब होता है। न्यायपालिका मतलब आप समझते ही हैं, न्यायपालिका जहाँ पे जज वगैरह बैठते हैं, वो न्याय को देखते हैं कि क्या चीज़ें न्याय संगत हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। न्यायपालिका हो गया अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी होंगे जस्टिस वगैरह, जस्टिस से रिलेटेड कार्य न्यायपालिका के अंतर्गत किए। कार्यपालिका के अंतर्गत पूरे देश को कैसे चलाना है, क्या कार्य करना है, किस तरह की चीज़ों पर फोकस करना है, ये सब जो जैसे कार्यपालिका के अंतर्गत मान लीजिए राष्ट्रपति हो गया, अपने मंत्रिमंडल जो होंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब चीज़ें जो होंगी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगी। तो कार्यपालिका ये अलग अपना काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी। ये जो पृथक्करण है संविधान के अंतर्गत, ये जो सारी चीज़ें बातें लिखी गई हैं, क्या काम कार्यपालिका करेगा, क्या कार्य न्यायपालिका करेगा, ये सब जो है आर्टिकल 50 के अंतर्गत लिखा गया है। इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। आर्टिकल 51 के अंतर्गत क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रावधान या अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो इसको। आर्टिकल 50 ये आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है, और 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि से। तो ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और बाकी इधर का भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, इनको मत याद करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो पॉइंट आपको आर्टिकल 50 और 51, और यहाँ पे आर्टिकल 40 आपको ध्यान रखना है, पंचायतों से संबंधित है। बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है। और बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्या बात आपको इतनी समझ में आई, बस इतना ही समझना है इसके अंतर्गत। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, अनुच्छेद 350 का ये तो मैंने बता ही दिया था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 351 के अंतर्गत क्या है, हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, ये जो है 351 के अंतर्गत है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो प्राथमिक स्तर, यानी कि जो बच्चे रहते हैं प्राथमिक पाठशाला में जो पढ़ते हैं, तो उनको जो मातृभाषा होगी, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होगी, उसी लोकल लैंग्वेज में ही उनको शिक्षा दी जाएगी। ये जो प्रावधान है आर्टिकल 350 में है।
तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 350 का किस चीज़ से संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से संबंधित। और 351 जो है हिंदी को प्रोत्साहन देने से संबंधित, यानी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उस पर कार्य किया जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा उसको। ये सब प्रावधान जो है आर्टिकल 350 के अंतर्गत है। यहाँ पे देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। ठीक है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में मुख्य क्या अंतर है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में आपको पता ही होगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कब से बता रहा हूँ, पिछले 10 मिनट से। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान सबको याद होगा अब तक, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 4 में है, इसका भाग 3 में है। वीडियो आपने देखी होगी तो अब तक ये तो पूरा रट ही गया होगा मौलिक अधिकारों से संबंधित। और देखो, इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। ठीक है। और इसको लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आर्टिकल 32 ये आपको अनुमति देता है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप न्यायालय के अंतर्गत जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 को ही, जो अपने भीमराव अम्बेडकर जी से संविधान की आत्मा का संज्ञा दी है इन्होंने। यह समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। कौन? ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो बनाए गए हैं, ये समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं। वहीं पे मौलिक अधिकार जो हैं, ये व्यक्ति के लिए अधिकार हैं। व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं कि आपका ये अधिकार है। तो मौलिक अधिकार ये अलग मीनिंग है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसका अलग मीनिंग है। ये मतलब ज़्यादा लचीले हो सकते हैं, ये कठोर है, मतलब ये स्ट्रिक्ट है कि ये आपको फॉलो होना ही चाहिए। ये आप राज्य जो है लोगों को कल्याण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। ठीक है। इसको राजनीतिक पार्टियां अपने सुविधा के अनुसार लागू कर सकती हैं, लेकिन इसको तो कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसको तो लागू करना ही है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को खत्म करता है, यानी घटाता है। भाई अब इसमें न्यायपालिका इंटरवेंशन करती है, इसमें जो है न्यायपालिका कोई ज़्यादा रोल नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, यानी कि राज्य सरकार इसको लागू करती है नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने इच्छानुसार, कि मतलब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या लोगों को भलाई के काम करना चाहिए, ये सब नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं पे अगर मौलिक अधिकारों को देखा जाए तो यह जो है अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपको ये मौलिक अधिकार जो भी हैं टोटल दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। देखो, ये छोटा वीडियो इसलिए छोटा वीडियो कर करके बना रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आता जाए। एक ही दिन में अगर सब पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो के अंतर्गत धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और 1-2 दिन बाद आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इतनी आसानी से याद होने की चीज़ें नहीं हैं ये सब, इसको आपको बार बार पढ़ने की ही आवश्यकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपको बुक लेके बार बार बैठने की ज़रूरत ना पड़े। आप वीडियो को चलाते रहें और बस सुनते रहें। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद में आया होगा। पसंद क्या आना है, इसमें पसंद आने की कोई चीज़ नहीं है, याद करना है आपको किसी भी हाल में एग्जाम में अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो बस। लेकिन वीडियो अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो। और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो लूसेंट पढ़ रहे हैं बट याद करने में उनको समस्या हो रही है। ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।